हल्ला काय कर रहे हैं जी? आए? है व्हाइट बैकग्राउंड करो यार, सब काला ही काला है। अब ठीक है क्या जी? अब ठीक है ना? अब नहीं ना काला दिख रहे हैं, देखिए ना। चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे क्लास काहे नहीं लगेगा, क्लास एकदम लगेगा, समझे? अरे थोड़ा जाम में फंसा दिया। उधर से आते हैं ना, शनिचरा मंदिर से आगे है, वहां पे कभी कभी जाम लग जाता है। वहीं पर जो है फंसा दिया हमको ड्राइवर। उसी में फंस गए थे। चलिए, तो बोले थे हम आपको, पीछे मुंह लड़की सब चली गई है क्या? आई ही नहीं थी? आई थी और नहीं आई थी? कहाँ गई है ये सब, कहाँ? घर? छुट्टी कर दे? छुट्टी कर देते आ जाए क्या? आज ये दिवाली, आज से लेकर छठ तक छुट्टी। क्या? नहीं? क्या छुट्टी कर ना दे? हैं? नहीं। आइए, हल्ला नहीं कीजिए। ऐसे भी जो है सब लोग थोड़े पढ़ता है, कुछ लोग तो दूसरों को पागल बनाता है, समझे? तो कुछ लोग दूसरों को पागल बनाता है। तो हम जो है आज आपको बजट के विषय में बताएंगे। बजट बोले हुए थे, बजट पढ़ेंगे 2024-25 बजट। तो हेडिंग मारिएगा, ब्लैक ले लेते हैं क्या हो? नहीं, ले लेते हैं। बजट 2024-25। बजट 2024-25। बजट 2024-25। कोई आए हुए हैं क्या? भेज दीजिए। ओ, आ जाइए, आ जाइए। हो गया, हो गया। आपका है ये सब। क्या हाल चाल है बताइए? सब ज्वाइनिंग विनिंग हो गया है ना? तब कब जा रहे हैं ट्रेनिंग में? कल? और सब बताइए, कुछ बताइए। हाँ, बोल रहा है जॉब हो गया तो बढ़िया ही होगा। ऐसा थोड़े होता है जी, जॉब हो जाने से जीवन बढ़िया थोड़े हो जाता है। घर वाला खुश है? आप खुश है ना? क्या आप खुश ना है?
तो आप बताइए, बेरोजगार जैसे जो है रोड पे घूमते थे, ठीक है, ये सबको हम देखते थे ना, हमको लगता था अब हो गया ये सब का काम। मतलब बहुत पुराना आदमी है मेरा, समझे, मतलब कोचिंग का बहुत पुराना स्टूडेंट है। तो बहुत सारे पुराने लोगों का भी रिजल्ट हो रहा है, ये अच्छा निशानी है। तो कल जा रहे हैं ना, अच्छा, क्लास में तो आपसे हम मिलिए लिए हैं, लेकिन बाहर में रुकिएगा, ठीक है, हाँ, कुछ बोलिएगा ये सबको तो बोल दीजिए, बोल दीजिए कुछ। अरे हम तो ये हैं महाराज, हम किंग नहीं है, किंग मेकर है, समझे, हम तो देखिए, इनके आने पर एगो बात हम बोलते हैं, सुनिएगा मेरा बात। अच्छा ठीक है, हम सुनाते हैं, मेरा बात सुनिए आप लोग। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है यार। यहां तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा, क्योंकि यह जिंदगी है यार। मतलब सही है, अच्छा लाइन है, बड़ी जबरदस्त लाइन है। मतलब जीवन में देखिए, एक मानव मानव अगर आप हैं तो आपसे गलती होगा और लोग आपको गलत समझेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपका तारीफ नहीं होगा, आपका तारीफ भी होगा, और जरूरत पड़ने पर आपको जलील भी किया जा सकता है। मतलब जीवन में हर चीज से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे हम हैं, ऐसा थोड़े है कि हमसे सब सही काम होता है, कुछ कुछ गलती भी हो जाता है, और आप सही भी करेंगे तो लोग आपको गलत ही समझेगा। और जैसे कि जब बुलेट और थार वाली बात अनाउंसमेंट किए थे 1275 वैकेंसी के दौरान, सब लोग सब लोग सभी टीचर सब टीचर सिर्फ यही बोल रहा था, ये पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब जो है लोकप्रियता के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए ये अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जो है हम दे भी सकते हैं, समझ गया। तो कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है, लेकिन देने का कलेजा बहुत कम लोगों में होता है, समझ गया। तो हम तो दे ही दिए, आप तो देखबे नहीं किए हैं, आप तो जानबे नहीं करते हैं। हाँ, तो इससे तो आपको एक विश्वास जगा होगा कि नहीं, मास्टर जो है जो कहता है वो करता है। अब भी नहीं जगा है, अब तो लगता है हमको एगो, अगर अभी तक नहीं जगा है तो अब तो हमको लगता है वो किडनी दान करना पड़ेगा। किडनी दुगुन होता है, वो है दुगो होता है, दुगो होता है ना। उधर वो एकदम नालायके है, बोल रहा है 3 गो किडनी होता है, दुइये गो होता है बाबू। तो अब जो है, मतलब जब दे दिया गया है, तो अब जो है मतलब प्रयास ये है कि इनकम टैक्स का छापा जो है हम पे पड़वाया जाए, प्रयास ये है लोगों का, समझे। बहुत हाई लेवल तक बात चला गया है, मतलब जो अपर लेवल बात होता है ना बिहार में, वहां तक बात चला गया है, समझे। तो खैर हम तो प्रॉपर वे में टैक्स वुक्स जमा करते हैं, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, हर चीज प्रॉपर वे में जमा करते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो हो सकता है आने वाले 2 4 5 10 दिन में हमारे ऊपर इनकम टैक्स का रेट भी पड़ जाए, हो सकता है, मे बी, ठीक है। तो यानी एक षड्यंत्र जो है रच दिया गया है कि ताकि कैसे भी जो है बदनाम कर दिया जाए। तो मेरा अपना मानना है कि जिसका नाम है बदनाम वही होता है,
समझे। तो हमारा तो अपना सिद्धांत है, हम कल भी बोले थे, हम यहाँ पे भी बोलते हैं, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, नहीं तो दोनों कान बंद करके अपना काम करते जाइए। समझिएगा, जो होगा होगा। रात कितनी भी काली हो, सुबह नहीं हुआ है, एकदम हुआ है और होता है और होगा। समझे। तो ये सब जीवन का अंग है। मतलब अब तो आदत सा हो गया है इन सभी चीजों को लेकर, अब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। शुरू शुरू में छोटा छोटा चीज हो जाता था, लगता था क्या हो गया। अब तो डेली लगता है कि अगर किसी रोज कुछ नहीं होता है ना, तो हमको लगता है कि आज लगता है दिन तो खराब नहीं है। समझे। तो खैर ठीक है, सब चीज होना जरूरी है। और हम क्या चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि आप सब लोग आगे बढ़िए। और क्या चाहेंगे, और तो कुछ नहीं। और इनको जो है बोलने का मौका नहीं मिला था, कौन चीज में, सम्मान समारोह में। हमको याद आ गया है। समझे। इनको बोलने का मौका दिया जाए। समझे, कल के डेट में आप भी आइएगा तो आपको भी ना बोलने का मौका देंगे। हाँ, अभी हमको याद आया। समझे। कुछ बोलिए हो। बजट पढ़ाएंगे, बजट आज। ठीक है। कितना साल से तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले आप ये बताइए। क्या नाम है सर? क्या नाम मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी पोस्टिंग रोहतास जिला में हूँ। और कल कल हम लोग को कितना दिन से सर, हम 2016 में 15 में यहाँ आए थे इंटर करके पटना में। 15, लेकिन हाँ, नहीं, हम आए हुए थे यहाँ सीडीएस की तैयारी करने के लिए, बट यहाँ कोई कोचिंग ही ऐसा हमको नहीं मिल पाया। एक होता है ना कि मेढा का, क्या बोलते हैं उसके, कुआं का मेढक, उस तरह हम रह गए कि नहीं यहीं होगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। तो हमको याद है कि 2213 वाला बैच में वैकेंसी में एक महीना ही दिया था कि पीटी का एक महीना में ले लिया जाएगा, और सर उस टाइम एक टारगेट बैच निकाले थे 700 रुपया में। तो उस टाइम आके सर से बात किए थे और अपना हम गांव का भी नाम बताए, तो बोले कि बगल का सरपंच किसी जगह थे, तो बोले वहाँ जानते हैं, तो हम बोले हाँ। तो ठीक है आप आइए, वो भी वर्दी है और ये भी वर्दी है, एक बार ठीक है उधर नहीं हुआ तो इधर आके देखिए। तो उसी टाइम हम जुड़े हुए थे। और उससे पहले मेरा पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। फिर उसके बाद भी 2 साल तक हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किए। इसीलिए इसीलिए सर जो है ना, ये लाइन मेरे मेरे लिए ही खोज के लाए हैं, वो सटीक बैठते हैं मेरे लिए। हाँ, कि बहुत मेरा जिंदगी सच बहुत बेकार रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब मैं कुछ लायक नहीं था कि अगर थोड़ा सा इधर उधर आता तो शायद दूसरा फील्ड जिसको हम पकड़ने जाएंगे गुंडा, वो भी बन सकते थे। ठीक है, तो सर का वही होता है कि माँ माँ बाप जन्म जरूर देते हैं, लेकिन सर का ऐसा रहा है कि हम डर डर के भी क्लास करते थे आके कि सर कुछ बोल न दे कभी, इसलिए हम डर डर के क्लास किया। और 2 से 3, 2 साल या 1.5 साल हम जम के पढ़ाई किए। मतलब एक होता है ना कि नहीं के बराबर इधर उधर कहीं भी, अगर लाइब्रेरी है तो वो सुबह हम सिर्फ मतलब जो होता है नित्य क्रिया वो करके अपने फेस पे पानी मारे, उसके अलावा कुछ नहीं, बस उठा के चल दिया। लाइब्रेरी में मेरा किताब, वो चूड़ा चूड़ा जो भी होता था वो हम लेके जाते थे। और उसके बाद 12 बजे आते थे दिन में। 12 बजे आने के बाद खाना बनाए, 45 मिनट या 30 मिनट का मेरा उसके बाद सोना रहता था अलार्म के साथ। तो उसके बाद किसी तरह से जैसे उठना था। फिर रात में 10 बजे जब लाइब्रेरी बंद होता था उस टाइम हम आते थे। उसके अलावा कुछ नहीं। और 1.5 साल, 1.5 साल से भी कम हम, मतलब मेरे को होता है ना, जम के मेहनत किया। और खास करके मेरे रूम में ना तो किसी का बुक है, ना घटना चक्र, न दृष्टि। अभी भी मेरे रूम में यही बुक है, सिर्फ सर का नोट्स और मोक पे काम किए हैं। जितना भी होता मोक और सर का नोट्स, उसके अलावा हम कुछ नहीं किया। और आप लोग भी यही विश्वास रखिए, अगर सर के पास आए हैं तो कोई बुक इस सर के नोट से अच्छा नहीं है। कोई भी बुक, चाहे वो बिट्टू सर का हो या सर का हो, कोई बुक नहीं है। अब फालतू का आप टाइम वेस्ट कीजिएगा इधर उधर उधर, उसी को बार बार आप पढ़िए ना, बार बार पढ़िए। वो शायद जब रिजल्ट हुआ था तो हम बताए थे पढ़ने का कि वो आप जो लास्ट में सर भी होमवर्क सीरीज टाइप का देते हैं, तो वो अपना एक नोटिस बोर्ड लीजिए, 150 या 200 का आता है।
उस पे आप डेली चिपकाइए। दूसरा आदमी या आपका रूम पार्टनर बोलेगा कि अरे ये पागल है, क्या चिपका रहा है, डेली डेली आपका फाड़ भी देगा। हम लाइब्रेरी तक में चिपकाए हुए थे, मेरा लाइब्रेरी में भी कोई फाड़ देता था, अरे क्या कर रहा है क्या कर, लेकिन डेली उसको चिपकाइए, डेली उसमें टिक लगाइए, आपके क्षमता के अनुसार जितना आप पढ़ सकते हैं उतना उसमें डालिए सभी सब्जेक्ट को, और डेली उसमें टिक मारिए, डेली पढ़िए। और वो चीज़ फायदा क्या देगा, बिट्टू सर जो बोलते हैं एक लाइन की सिलेबस को रखिए अपने मुट्ठी में, तो वो आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अगर आपके पास सिलेबस आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। वो आपको 100% वो सिलेबस उससे कवर हो जाएगा। तो वो डेली आप कीजिए, और उससे क्या होगा ना, आप जो बोलते हैं ना कि एक दिन पढ़ लिए और दूसरा दिन मेरा मन नहीं करता सो गए, नहीं, वो आपको याद दिलाएगा। या तो आप सोने से पहले उसको लिखिए कि कल हमको ये करना, या फिर लाइब्रेरी या रूम में पढ़ने से पहले कीजिए। और सर बताते थे कि सुबह का टाइम वो किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। 12 बजे तक आपको ना तो कोई घर वाला फोन करने वाला, ना ही तो कोई फोन करने वाला। उस टाइम आप 5-6 घंटा अगर निकाल लिए ना, तो वो आपका अपना हो जाता है। और उस टाइम रीडिंग मारिए, पढ़ाई कीजिए, उसके अलावा कुछ। फिर दोपहर में गए, मौक दीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, जो भी उसका पति है वो पढ़िए, और वो कीजिए, बहुत फायदा। और सर यही चीज बिट्टू सर भी यही बोलते हैं कि जो बैठना सीख गया वो पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसको कौन रोक सकता है, उसका तो जॉब पक्का है। और अभी इसमें करंट अफेयर का क्लास रहता है, आप लोग इसमें से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का शुरू से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप लोग कहीं ना कहीं आए तो उससे कहीं गुना बेटर है। और अपने अंदर जो है ना, ये मोटिवेशन कभी मत जाने दीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप जो है ना, आप में वो है, और जिद्दीपन लाइए, जिद्दीपन प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड कि अरे वो 17 से लगा, उससे मतलब नहीं है, हम जो पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा, जितना हम पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा। और ये जिद्दीपन जो है ना, अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिजिकल के टाइम में बहुत दिखेगा। आप एक आपके साथ जो दौड़ रहा है, उससे अगर दो को एक को काट के आप आगे निकलिएगा ट्रायल में, तो वहां आपको वो जिद्दपन दिखेगा कि अरे आज तो हम कर दिया, वो अंदर से फीलिंग्स आता है। बहुत जबरदस्त काम करता था। दो चीज बहुत जरूरी होना चाहिए, एटीट्यूड और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर, और मार इसमें कौन कौन खाया है? बहुत कम लग रहा। सर सर से हम ये करेंगे कि फट्टा जो है ना, वो या तो साप्ताहिक चले या फिर 15 दिन पे चले। उससे क्या होगा, नहीं देख, उससे क्या होगा, ठीक है, जो पढ़ने वाले वो तो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे तरह जो थोड़ा सा पढ़ने वाले होते हैं ना, वो रेगुलर हो जाते हैं। और वो पढ़ते हैं क्यों, डर से, डर से वो पढ़ते हैं। और एक चीज, रात में टेलीग्राम वाला टेस्ट शुरू कीजिए सर, वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। वो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड वो घड़ी का नहीं रहता, वो अपना अंदर का धक धक करते रहे, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये दो वो चीज सर शुरू कर दीजिए, अब फट्टा चालू कीजिए, पढ़ने वाला ही रहेगा, बिना पढ़ने वाला वो खाली हो जाएगा, अब वही आपका रिजल्ट देगा। थैंक यू सभी को। देखिए, गुंडापनी करता था, सीधा भाषा में हम कहे तो, समझे। लेकिन ये था कि जब मेरा विद्यार्थी बना, थोड़ा सुधरा, समझे। मतलब जैसे पटना में आता है ना लोग, खुला हवा में सांस, यानी मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, समझ रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चा को डॉक्टर ही बनाएंगे, चाहे वो डॉक्टर बनने के लायक हो या ना हो, ऐसा ना होना चाहिए, समझे। मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के वजह से जो है 12 तक, मतलब जब पटना में आया तो लग रहा था कि एकदम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एकदम गुंडापनी करता था बढ़िया से, समझे। लेकिन आगे हमसे मिला तो हम इसको सुधार दिए। क्लास में आता था, हम जानते थे कि गुंडा है, समझे, हम जानते थे ये बात, लेकिन फिर बाद में सुधारा, अपने आप को पढ़ा। और क्या। देखिए, आपका जो बैच है, आपका बैच तो 3 बजे से होता है। सुबह में एक लाइन इसका हमको ठीक लगा, जो हम आपको कह रहे हैं। और ये चीज हमको लगता है हम भी अपने जीवन में कभी किए थे अपने लिए। सुबह का जो पढ़ाई होता है ना, स्पेशली हमको लगता है सुबह में 4 बजे से या 5 बजे से,
यानी 4 से 5 घंटा, 4 बजे से 10 बजे तक या सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, वो पढ़ाई भले 4 घंटा है 5 घंटा है, लेकिन वो पढ़ाई 8 घंटा और 10 घंटा के बराबर होता है, समझे। खैर हमको आप पे विश्वास है कि आप नहीं उठिएगा, तो इसी वजह से हम ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। आइए, बजट 2024-25 समझते हैं। आइए, क्या है वो? हाँ, इलायची है, इलायची, इलायची है, लौंग नहीं, इलायची है। चलिए, बजट 2024-25। सबसे पहली बात, बजट क्या होता है जानते हैं ना? बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है ना हो। बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि एक वर्ष में भारत सरकार का इनकम कितना है और एक वर्ष में भारत सरकार का खर्च क्या है। 2024-25 में जो बजट आया है, वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। और देखिए, बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। मूलतः 6 चरण है बजट के। जो मूलतः 6 चरण है, उस 6 चरण को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और ये याद रखिएगा, संभवतः सीडीएस में पूछा है ये प्रश्न, यूपीएससी में पूछा है ये प्रश्न, और आपके बिहार एसआई में अब जैसे 30-40% कंसेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि एक बार किसी अन्य एग्जाम में पूछ दिया गया है तो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है। और आपके नोट की अगर हम बात करें तो आपके नोट में वो चीज है, आपके नोट में है, लेकिन उसी चीज को यहां पर हम आपको समझा देते हैं, उसी चीज को यहां पर हम आपको समझा देते हैं। लिखाएंगे नहीं, आप याद रख लीजिएगा। देखिए, बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। बजट की अगर हम लोग बात करें तो बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। और जब बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है तो स्वाभाविक सी बात है, वह सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और बजट को सबसे पहले लोकसभा में रखा भी जाता है, उसके बाद बजट राज्यसभा में जाता है। तो अब धन विधेयक है, बजट एक प्रकार का धन विधेयक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में आता है। चलिए ठीक है, जो भी है। अब एक चीज आप जानिए, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, जबकि बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। संसद के समक्ष रखवाना अलग बात है और बजट को प्रस्तुत करना अलग बात है। पूछा जाता है, यहां पर विद्यार्थी फंसता है। पिछले दिन भी हम आपको यह बात बताए थे और अभी पुनः हम आपको दोहरा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें। और हमको पूरा विश्वास है आप में से कुछ ना कुछ लोग गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। तो बजट को संसद के समक्ष रखवाते राष्ट्रपति है
लेकिन उसे लोकसभा में प्रस्तुत करने का काम करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। तो बजट का जो पहला चरण होता है, पहला चरण में बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। लोकसभा में सबसे पहले बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में सबसे पहले बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो बजट पर आम बहस होता है। बजट पर आम बहस होता है, बजट पर चर्चा होता है। बजट पर जो है आपको चर्चा होता है। हाँ, सुनिएगा। तो क्या बोल रहे थे? है? हाँ, बजट। हाँ, बता रहे थे सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रथम चरण माना जाता है। बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट के ऊपर आम बहस होता है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण पहला चरण होता है। द्वितीय चरण में बजट पर होता है आम बहस। द्वितीय चरण में बजट पर होता है आम बहस, मतलब चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपना अपना जो है पक्ष रखता है बजट को लेकर के। बजट को लेकर के अपना विचार व्यक्त करता है, बजट को लेकर अपना राय प्रकट करता है। आम बहस के बाद विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद, विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है अनुदान की मांग बजट के संदर्भ में रखी जाती है। अनुदान की मांग, अनुदान की मांग रखी जाती है। और जब अनुदान की मांग रखी जाती है तो इसी पर कटौती प्रस्ताव भी आता है। कटौती प्रस्ताव भी आता है। और जब अनुदान की मांग पर विचार विमर्श कर लिया जाता है तो इसके बाद जो है आपको विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। और आप याद कीजिए विनियोग विधेयक क्या है। तो संचित निधि से धन निकालने संबंधी जो विधेयक होता है वही होता है विनियोग विधेयक। और इसके बाद जो है आपको वित्त विधेयक पारित किया जाता है। वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है वैसे ही यह माना जाता है कि बजट पारित हो गया है। तो समझिए इसको और समझाते हैं हम आपको, समझिएगा। जाइए। ठीक है, जाइए। चलिए समझिए इसको। जाइए जाइए। समझिएगा इसको, थोड़ा सा और समझिएगा गुरुजी, सब थोड़ा समझिएगा। तो समझिए, एक तो पहली बात यह है कि बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि इन इन क्षेत्रों से सरकार को इनकम आने जा रहा है। और सरकार का जो इनकम है वो इन इन क्षेत्रों में व्यय होगा, खर्च होगा। व्यय होगा, खर्च होगा। बजट में यही दिखलाया जाता है। तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर बहस होता है। बहस होने के बाद
जांच किया जाता है कि सरकार ने बजट के जरिए जो अलग अलग विभाग को राशि आवंटित किया है वो सही है या नहीं है, ज्यादा है, कम है, ये सभी चीज जांच किया जाता है। और जांच किए जाने के बाद अनुदान की मांग, बजट के जरिए ही अनुदान की मांग रखी जाती है कि हां इस विभाग के लिए ये चाहिए, इस विभाग के लिए ये चाहिए। और फिर अनुदान की मांग के पारित होने के बाद, अनुदान की मांग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अनुदान की मांग के जरिए सरकार संसद के समक्ष डिमांड करता है कि हमको ये खर्च होने जा रहा है, हमको ये खर्च होने जा रहा है, ये आप हमको दीजिए। अब सरकार डिमांड करता है तो भारत सरकार के पास तो सबसे महत्वपूर्ण निधि संचित निधि है। जब सरकार डिमांड करता है संसद से अपने खर्चों को लेकर, तो भारत के पास तो एक ही निधि है, संचित निधि। सॉरी, एक ही निधि नहीं, महत्वपूर्ण निधि। 3 निधि है लेकिन महत्वपूर्ण निधि है संचित निधि। और पैसा संचित निधि से ही निकाला जाता है। पैसा संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक पारित हो गया, मतलब अब संचित निधि से पैसा निकल सकता है। और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित हो जाता है वैसे ही समझा जाता है कि बजट पारित हो गया, और उसके बाद राशि सब हर विभाग को आवंटित कर दी जाती है। और फिर जो है हर विभाग पूरे 1 वर्ष तक जो है अपना खर्च करते रहता है। अगर आप पॉलिटी के नोट में जाएंगे, ये 6 चरण का चर्चा है। अब देखिए 2024-25 का जो बजट है, 2024-25 के बजट के संबंध में मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। 2024-25 के बजट के संदर्भ में जो है जो भी मुख्य बात है वो सब मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, 2024-25 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है आपको प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जब भाषण दे रही थी तो उस भाषण के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा विकसित भारत, विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने, और आप सब लोग जानते होंगे ये बात, कि भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत विकासशील देश के श्रेणी में नहीं रहेगा, बल्कि भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। और लक्ष्य बड़ा हमेशा रखना भी चाहिए, समझ गए। भले लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या ना किया जा सके उससे मतलब ना है, लेकिन आपकी क्षमता से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य, नहीं, आपकी क्षमता से थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, समझे, तब आप अचीव भी कर सकते हैं। तो अभी ऐसे भी भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ रहा है, और भारत अगर चाहे तो विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत आ सकता है, क्योंकि भारत के पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं है। मतलब जनसंख्या का, मानव श्रम शब्द का प्रयोग जो है किताबी भाषा में मानव श्रम हम बोले हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में जनसंख्या कह सकते हैं। तो भारत के पास मानव श्रम की कोई संख्या नहीं है, कोई कमी नहीं है। मानव श्रम की कोई कमी नहीं है, मतलब जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारों के झुंडों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अनस्किल्ड बेरोजगार हैं भारत में, अप्रशिक्षित बेरोजगार हैं भारत में। यही लोग, और भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, और काम तो मुख्य तौर पर युवा वर्ग के लोग ही करते हैं। तो भारत अगर चाहे, भारत सरकार अगर चाहे तो अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत को विकसित बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हां, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
2024-25 भाषण को प्रस्तुत करते हुए 2024-25 बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण दी, तो उस भाषण में उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मानना है कि 9 चीजों पर ज्यादा जोर देना होगा, यानी 9 प्राथमिक चीजों पर ज्यादा जोर दे करके भारत विकसित हो सकता है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है। और केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है कि भारत बुनियादी ढांचा में यानी बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार करके, बेसिक अवसंरचना में सुधार करके भारत विकसित भारत बन सकता है। बुनियादी अवसंरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी अवसंरचना, ढांचा एक ही बात है। अब बुनियादी ढांचा कहने का मतलब क्या है? पूरे देश में अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, यही तो बुनियादी ढांचा है, यही तो बुनियादी ढांचा है। जैसे एक बात आप समझिए, कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेडशीट नहीं मिल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं भारत में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जर्जर है। मतलब ये चीज इस चीज को दर्शा रहा था कि जो मूल जरूरत की चीज है वो भी भारत के पास नहीं है। तो बुनियादी ढांचा पर काम करके, बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करके भारत को विकसित बनाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट उन्होंने कही। इसके बाद शहरी विकास के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, ऊर्जा सुरक्षा के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के जरिए भारत को विकसित बनाया जा सकता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर के भारत को विकसित बनाया जा सकता है, और युवाओं को प्रशिक्षण देकर के मतलब नए नए क्षेत्रों में खोज, नए नए क्षेत्रों में जो है नवाचार किया जा सकता है। देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा पद्धति में जो है ना सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर सभी होता है, समझे, लेकिन बहुत सारा फील्ड है जिसमें काम किया जा सकता है। जितने भी विकसित देश है, उन विकसित देशों में आप जाकर के देखिए, हर लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत के युवा सरकारी जॉब के पीछे ही भागते हैं। और बिहार में तो ऐसे कुछ है नहीं, बिहार के युवा को तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में एकदम से स्कोप है ही नहीं, बिहार में भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बिहार में भी स्कोप है, समझे। तो आगे आप समझिएगा, मतलब ये सब जो है 2-4-5 बात, 9 प्राथमिक चीजों में से 2-4-5 बात हम आपको बतलाए हैं। बुनियादी ढांचा में विकास, इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास, युवाओं को प्रशिक्षित करके, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके, ये सब के जरिए भारत विकसित बन सकता है, भारत विकसित हो सकता है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही है। और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जब बजट के ऊपर भाषण दिया जा रहा था, तो उस भाषण के दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं की घोषणा की। जैसे कि उन्होंने एक पूर्वोदय योजना की घोषणा की, पूर्वोदय योजना की घोषणा की। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वात्सल्य योजना की घोषणा की गई, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वात्सल्य योजना की घोषणा की गई। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ग्राम अभियान, पूर्वोदय योजना, वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये तमाम योजनाओं की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किए गए भाषण के दौरान जो है इन योजनाओं की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। अब पूर्वोदय योजना क्या है, वात्सल्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्वोदय योजना। देखिए, विशेष तौर पर भारत के पूर्वी भाग में जो बिहार, झारखंड, ओडिशा, बिहार के पूर्वी भाग में जो बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, जो बिहार के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, इन राज्यों में खनिज संसाधन की काफी उपलब्धता देखने को मिलती है। यहां पर खनिज संसाधन शब्द का प्रयोग हम लौह अयस्क के संदर्भ में कर रहे हैं, मैग्नीज के संदर्भ में कर रहे हैं, कोयला के संदर्भ में कर रहे हैं, अभ्रक के संदर्भ में कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपको पूर्वोदय योजना का संबंध बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है। इस योजना के तहत इन राज्यों को विशेष पैकेज, विशेष राशि देकर इन राज्यों का चतुर्मुखी विकास किया जाए, इन राज्यों का चतुर्मुखी विकास किया जाए। जब इस योजना की घोषणा, है लड़का है समझा रहे हैं, बताइए, लिखने वक्त यार तुम बाहर जाता भाई, मतलब कोई लक्षण ही नहीं। चलिए देखिए, जब इस योजना की घोषणा हुई तो केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी हुई, क्योंकि कुछ विशेष राज्यों पर विशेष जोर दिया गया और विशेष तौर पर केंद्र की मोदी सरकार वर्तमान में जो दो बैसाखी, बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार में नीतीश जी की बैसाखी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है। तो लोगों को यह लगा कि केंद्र की मोदी सरकार यही दो बैसाखी पर टिकी हुई है, तो विशेष पैकेज दे रहा है, विशेष योजना इन राज्यों के चतुर्मुखी विकास को लेकर जो है लाया जा रहा है। तो खैर ठीक ही है, कुछ भी हो विकास होना चाहिए, समझ गए, और क्या, किसी भी रूप में विकास होना चाहिए। तो पूर्वोदय योजना का जो लक्ष्य है, पूर्वोदय योजना का लक्ष्य है विहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का चतुर्मुखी विकास करना, चतुर्मुखी विकास करना। इसके बाद दूसरा है आपको वात्सल्य योजना, दूसरा है आपको वात्सल्य योजना। इसका संबंध बच्चों से है, बच्चा, इसका संबंध बच्चों से है और ये एक प्रकार का पेंशन योजना जैसा है। देखिए, वात्सल्य योजना अच्छी योजना है, हमको पर्सनली काफी अच्छा लगा ये, जब हम इस योजना के बारे में जाने तो काफी अच्छा लगा। देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जब कोई बच्चा 18 वर्ष का हो तो उसके नाम से कुछ पूंजी जमा होना चाहिए, उसके नाम से कुछ पूंजी जमा होना चाहिए ताकि वो आगे अपने जीवन में उस पूंजी के सहयोग से कुछ कर सके। और इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों के जो माता पिता या अभिभावक हैं
वो बच्चों के नाम से प्रति माह कम से कम 1,000 रुपया जमा करे, कम से कम 1,000 रुपया जमा करे, और फिर 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष पूरने के बाद एक अच्छा खासा रकम जो है उस बच्चा के नाम से इकट्ठा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अगर पैसा होगा, थोड़ा स्किल होगा, तो फिर वो बच्चा अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है, वो आत्मनिर्भर हो सकता है, वो जॉब के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरी तरीका से अपने ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो इसी वजह से जो है ये योजना हमको अच्छा लग रहा है, और हमको लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के नाम से जो भी आपका इनकम है, जिस रेशियो में आपका इनकम है, उस रेशियो में जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये योजना एक प्रकार से कहिए तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप ही के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ हुआ, तो वो पैसा होगा तो उस पैसा के जरिए तो आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, समझ गए। और पढ़े लिखे होंगे तो चीजों को अच्छे से आप रन कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये है। और फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए, भारत में अभी भी जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी आदिवासी, देखिए वर्तमान में भारत में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, वे अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो समाज की मुख्य धारा में वे अभी भी नहीं आ पाए हैं, तो जनजातीय समुदाय के लोगों के उत्थान को लेकर, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। और यह घोषणा हुआ, अब धीरे धीरे जो है ये योजना लागू भी होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है अपने बजट भाषण में बिहार को लेकर के कई प्रकार की बातें की गई, बिहार को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण में कई प्रकार की बातें की गई। देखिए अब बिहार को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया, इसको आप समझिए। बिहार में गया जिला है, जानते हैं ना, गया में विष्णुपद मंदिर जानते हैं ना, महाबोधि मंदिर है ना। तो गया में जो विष्णुपद मंदिर है, गया में जो महाबोधि मंदिर है, गया में जो विष्णुपद मंदिर है और गया में जो महाबोधि मंदिर है, इन मंदिरों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा और गया को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल, विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखिए पर्यटन से जो होता है ना, पर्यटन इनकम का स्रोत है। देखिए आप स्वयं सोचिए कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पर आप रूम लेकर रहते हैं, मतलब एक होटल का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप घूमते हैं, मतलब पर्यटन रोजगार का भी एक अच्छा जरिया है और विदेशी पैसा आने का भी एक अच्छा जरिया है, विदेशों से पैसा आने का भी एक अच्छा जरिया है। अब जैसे गया बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुआ था। अब जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, तिब्बत में है। अब ये सब लोग जब आते हैं तो अपने देश की मुद्रा लेकर आते हैं, यहां एक्सचेंज करते हैं, तो उससे विदेशी मुद्रा भी भारत आता है। पर्यटन इनकम का एक अच्छा जरिया है, पर्यटन इनकम का एक अच्छा जरिया है, समझ गए? तो पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार के द्वारा किया गया अच्छे पहल में से एक माना जाता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि गया में जो विष्णुपद मंदिर है, गया में जो महाबोधि मंदिर है, इन मंदिरों को विश्व स्तरीय तीर्थस्थल बनाना है, ताकि बौद्ध धर्म से जुड़े विश्व के सभी देश के लोग यहां आए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को लेकर नालंदा को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है, नालंदा को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है। ऐसे नीतीश जी तो नालंदा का विकास ठीक ठाक कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पर्यटन लायक अभी भी नालंदा नहीं है। तो एक प्रकार से बिहार की नीतीश सरकार को साधने के लिए भी, क्योंकि नीतीश जी को नालंदा से बहुत ही ज्यादा लगाव है, तो एक प्रकार से नीतीश जी को साधने के लिए भी ये चीज, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, कभी कभी घोषणा ही रह जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री का घोषणा है तो होना चाहिए, जमीन पर चीजें उतरनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है कही गई थी 2024-25 बजट प्रस्तुत करते हुए, जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये सब बातें कही। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम लोग बात करें तो वो लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत की है। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है, 10 बार, 10 बार। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम 9 बार, उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, और उसके बाद वर्तमान समय तक में निर्मला सीतारमण 7 बार। और जब बजट आता है ना, तो बजट के जरिए 2024-25 के वित्त वर्ष में भारत का क्या प्राथमिक घाटा होगा, क्या राजकोषीय घाटा होगा, ये सब भी बतलाया जाता है। और टैक्स स्लैब भी, टैक्स स्लैब मतलब कितना इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स स्लैब सब भी जो है बजट के जरिए ही बतलाया जाता है कि कितना इनकम से कितना तक में कितना प्रतिशत सरकार को आपको टैक्स देना होगा। तो ये सब चीज बजट के जरिए ही जो है आपको दिखलाया जाता है। जो टैक्स स्लैब है उसके विषय में थोड़ा सा यहां पर हम आपको बता दें। 2024-25 बजट के दौरान जो टैक्स स्लैब है 0 से 3 लाख रुपया, ये वार्षिक है, वार्षिक यानी एक वर्ष में। एक वर्ष में अगर आपका इनकम 0 रुपया से 3 लाख रुपया तक है तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है, 0% टैक्स देना है। लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख से 7 लाख तक है तो आपको
5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपका जो इनकम है उसका 5% जो है आपको देना पड़ेगा। फिर आपको 7 लाख से 10 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर 10 से 12 लाख अगर आपका इनकम है, 10 से 12 लाख प्रतिवर्ष आपका इनकम है, तो फिर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको, अगर आपका इनकम 12 से 15 लाख है तो आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से अधिक है प्रति वर्ष, तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा। आपको 30% तक टैक्स देना होगा। और 15 लाख से अधिक जितना भी हो जाए, 15 लाख से अधिक जितना भी हो जाए, उसमें 30% तक ही जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 2024-25 बजट के जरिए जो टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है वह यही जो है आपको टैक्स स्लैब है। कभी काल ऐसे तो ना ही पूछता है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, एक आम नागरिक होने के नाते ही जो है इसको याद रख लीजिएगा। और जो है विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब याद रखना जो है आपके लिए जरूरी है। जैसे ये सब योजना है, ये सब योजना याद रखना जो है आप लोगों के लिए जरूरी है। बिहार को लेकर जो स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है, बिहार के गया को लेकर के, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के, वो सब स्पेशल अनाउंसमेंट जो है आपको याद रखना आपके लिए जरूरी है। समझ गए? तो अब आप लिखना प्रारंभ कीजिए। वो जो बजट 6 चरण से होकर गुजरता है, देखिए पूरा समझा दिए तभी आया। अच्छा है बाबू, तुमको तो सोना हीरा सब मिलेगा, चिंता मत करो। चलिए लिखिए। लिखिएगा। लिखिएगा। बजट 2024-25। अब सुनिए एक मिनट, जैसे हेडिंग मरवा दिए हम बजट 2024-25, उसके लिए जो हर जगह इस बजट के जरिए शब्द का प्रयोग करेंगे तो ठीक है ना। और जहां पर भी इस बजट के जरिए शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब समझना है 2024-25 का बजट। समझ रहे हैं ना? हाँ तो लिखिए तो गुरुजी लोग। यह बजट, यह बजट यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पारित किया गया पारित किया गया 7वां बजट, पारित किया गया 7वां बजट रहा है। फुल स्टॉप, उसी लाइन में आगे कंटिन्यू। भारत में सबसे अधिक बार
भारत में सबसे अधिक बार भारत में सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। उन्होंने 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 10 बार उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके बाद पी चिदम्बरम ने इसके बाद पी चिदम्बरम ने पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, इस बजट के जरिए इस बजट के जरिए बिहार के गया स्थित 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 विष्णुपद मंदिर बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर और महाबोधि 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 मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने बनाने की घोषणा की गई।
घोषणा की गई है। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को देखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को देखते हुए उसे नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को देखते हुए उसे नहीं, उसे की जगह नालंदा को, नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को देखते हुए नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बजट में पूर्वोदय योजना वात्सल्य योजना, पूर्वोदय योजना, वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस बजट में पूर्वोदय योजना, वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान की घोषणा की गई है। नीचे से पूर्वोदय योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य, पूर्वोदय योजना का उद्देश्य बिहार झारखंड ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करना, आंध्र प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करना, आंध्र प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करना था। पूर्वोदय योजना का उद्देश्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट, वात्सल्य योजना। नेक्स्ट पॉइंट, वात्सल्य योजना वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों के भविष्य बच्चों के भविष्य बच्चों के भविष्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। और इस योजना की आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है। ये योजना शुरू कर दिया गया है 18 सितंबर 2024 से। ये योजना लागू हो गया है। वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 से लागू हो गया है। ठीक है, लिखिएगा। आधिकारिक तौर पर यह योजना आधिकारिक तौर पर यह योजना आधिकारिक तौर पर यह योजना 18 सितंबर 2024 से आधिकारिक तौर पर यह योजना 18 सितंबर 2024 से आधिकारिक तौर पर यह योजना 18 सितंबर 2024 से लागू हो गया है। और एक बात जानिए, जैसे मान लिया जाए कि आपका शादी विवाह हुआ, बच्चा हुआ, तो आप यानी जो है प्रति माह 1000 रुपया डाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम से। समझ गए? यानी ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपको जितना मन है आप उतना डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो है 18 वर्ष होने पर उस पैसा को आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर बच्चा 18 वर्ष का हो गया है तो आप आराम से निकाल सकते हैं और फिर जो भी उसको करना हो वो कर सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा उसी में, इस योजना समझा दिए थे हम आपको पहले ही। ठीक है, तो ये सब नया पॉइंट हम आपको जोड़ दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक माता पिता या अभिभावक माता पिता या अभिभावक प्रतिमाह अपने बच्चों के नाम से ₹1000 ₹1000 जमा करते हैं। अठारह वर्ष पूरा होने पर 18 वर्ष पूरा होने पर पैसा निकाला जा सकता है। इस योजना के जरिए इस योजना के जरिए इस योजना के जरिए
कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। क्या जी आप लोग को ये योजना कैसा, जितनी आप अच्छा न है? मतलब 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े है जी, नहीं है। ठीक है, लिखिए आगे। प्रधानमंत्री, एक मिनट, जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर, अगला पॉइंट लिखिएगा, जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर 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 2024-25 के बजट में 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई है करने की घोषणा की गई है। करने की घोषणा की गई है। अब देखिएगा, ये टैक्स स्लैब जो है ना, आप लोग उतार लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं ना करेंगे। इस टैक्स स्लैब को आप उतारिए, तो नहीं तो ऐसा आप हेडिंग मार लीजिए। ठीक है, ये हम आपको बता दिए हैं, पहले लिखा दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम आपको सुधार कर देते हैं, और फिर आप जो है इसको लिख लीजिएगा अपना। दो 2024-25 टैक्स स्लैब समझे। और यहां है 0 से 3 लाख, ये हो गया वार्षिक आय। और इधर है आपको कर की दर। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। और इसको जो है आप लोग गुरुजी सब उतार लीजिए। और याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं ये पूछता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, हो सकता है मैं भी पूछ दे, कोई गारंटी थोड़े है कि ना पूछे। उतार लीजिए। है हमको यहीं रहने दीजिए, हमको यहीं रहने दीजिए। हाँ हाँ कीजिए। क्या बोले? आए हैं? हे भगवान, अच्छा कीजिए ना, जो बोलिएगा हम वो कर देंगे। हाँ बोलिए।
ठीक है। 5 मिनट मेरे लिए, 5 से 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। हल्ला नहीं, अभी और बताएंगे। कहाँ, यहाँ रहते हैं? है, बैठिए 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 बैठिए, गुरुजी सब बैठिए। इसका पानी, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए गुरुजी सब, शांत हो जाइए। हम जो बोलेंगे सुनाई देगा। है, बैठिए सब, बैठिए। है, बैठो सब, बैठिए बैठिए। नमस्कार, आप एग्जाम शांत से रहिए। आपको बता दें, अभी मैं ज्ञान अकेडमी में बहुत सारे लोग सर को, जो रोशन सर हैं, इनको प्रेम से विद्यार्थी दरोगा गुरु कहते हैं, और बीएस अकेडमी का नाम बदल दिया गया है। अब सब विद्यार्थी कहते हैं दरोगा फैक्ट्री। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद। सर कई सारे आरोप लग रहे हैं आप पर, एक एक आरोप आप जवाब दीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी भी प्रश्न कर रहे हैं। पहला आरोप ये लग रहा है कि आप 2-2 लाख रुपया देकर दरोगा का रिजल्ट सर खरीदिए, ये कितना आप पर जो आरोप लग रहा ये बेबुनियाद है। है? ठीक है, हाँ, देखिए होता क्या है कि जो लोग जैसा होता है ना, जैसे ये चीज हम अपने स्टूडेंट लाइफ में फील किए हैं। जी, जैसे हम पढ़ने वाले थे तो हमको लगता था कि सब पढ़ ही रहा है। हाँ, जैसे कोई नहीं पढ़ने वाला होता है ना, तो उसको लगता है कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो वैसे ही हम पढ़ने वाले थे तो हमको लगता था हम पढ़ रहे हैं। देखिए जो लोग स्वयं पैसा देकर के खरीदता है उसी को लगता है ऐसा। ये बेबुनियाद आरोप है। और उसके बाद तो हम तो ऑन मीडिया बोले हैं, सब चीज रिकॉर्ड में है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो कोई भी एक को लेकर के आप आ जाइए स्टेज पर, मतलब हमारे आप स्टेज पे आ जाइए। ये बेबुनियाद आरोप है, गलत है। देखिए ऐसे ही जो है, आप देखिए आगे बढ़िएगा ना तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। आगे बढ़ने का नतीजा है। हाँ हाँ, यही और कुछ। सर, एक और विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न है कि रोशन सर फी को कम कर देते, स्टाफ कम कर देते। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम 200 में पढ़ा देते हैं, 150 में पढ़ा देते हैं, लेकिन रोशन सर फी को दुगुना कर दिए और ब्रांडिंग कर रहे हैं बुलेट और थार बांटकर। इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए ये जो 200-400 वाली बात है ना, जी। एक कहावत है हम लोग के तरफ, हाथी का एक खाने वाला दांत होता है, एक दिखाने वाला दांत होता है, समझे? तो वो 200-400 जो है ना सिर्फ दिखावा वाला चीज है। जी, लोग यहाँ पर 34-34 हजार रुपया ले रहा है। जी, जो लोग बोलते हैं ना 200-400 में हम पढ़ाते हैं, उसका बैच जाकर के देखिए ना, 34 हजार में उसका बैच बिक रहा है, 15 हजार में उसका बैच बिक रहा है, 20 हजार में उसका बैच बिक रहा है, 5 हजार में उसका बैच। बहुत कम ऐसा बैच होगा जो 5 हजार में बिक रहा होगा। मैक्सिमम बैच 10 हजार, 15 हजार। हमारा 10 हजार फी भी नहीं है। 10,000 नहीं, हमारा कहाँ 10 हजार फी है, समझिएगा। सबसे न्यूनतम फी में हम पढ़ाते हैं, सबसे न्यूनतम। एकदम सबसे न्यूनतम फी में हम पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम्म, जो है वो सच है। लोग यहाँ पर बोलते हैं 200 लेकिन लेते हैं 34 हजार, 20 हजार, 15 हजार। हम यहाँ पे जो बोलते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा दिखावा नहीं है कि हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। ललन टॉप का प्रोग्राम कैसे रहा? कैसा रहा ललन टॉप का प्रोग्राम? और वहाँ आपके क्या कुछ देना पड़ा या इसी तरह आपका बुलावा था? नहीं नहीं, ऐसा आरोप कुछ है सर नहीं आपका। था। हाँ, बहुत आरोप है। हाँ, सच में एक चीज है। देखिए एक चीज ये आप लोग भी थोड़ा सुनिएगा। देखिए आज क्या स्थिति है पता है, मतलब जैसे पिछली बार भी ललन टॉप वाले आए थे तो मार्केट में क्या था पता है, रोशन सर 11 लाख रुपया दिए हैं ललन टॉप वाले को। हाँ, कोई 11 लाख बोल रहा था, कोई 2 लाख बोल रहा था, जबकि वास्तविकता ये है कि 1 भी रुपया नहीं, ना हमसे पहले कभी कोई डिमांड ललन टॉप वालों की तरफ से किया गया था। कल हमको एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया, उसमें भी हमसे कुछ भी नहीं, तब तो इसका कुछ भी 30 लाख डिमांड होगा सब जो आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, निश्चित तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसको भी ऐसा लगता है, देखिए लोग जो है ना आज के डेट में क्या है कि लोग खोखला हो गया है अंदर से। अंदर से मतलब उसको कुछ भी पता नहीं होता है, ऐसे ही बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है।
तो ये सबसे कुछ होना जानी ना है। एक आध दो और सवाल लेंगे, क्योंकि आप पर ये भी आरोप लग रहा है कि आप बीपीएससी का जो बैच देने वाले हैं, बीपीएससी का जो टीचर रखने वाले हैं, वो उनके यहाँ कॉपी जांच करते थे, किसी के यहाँ कुछ करते थे और उनको आप रख रहे, ये कितना सच्चाई है? एकदम नहीं, ये भी एकदम बेबुनियाद है, एकदम गलत है। हाँ, हम तो बीपीएससी होमवर्क सीरीज में जो हाँ। बीपीएससी क्वालिफाई किया हम उसको रखे हैं। हाँ, बीपीएससी होमवर्क सीरीज में जो बीपीएससी क्वालिफाई किया हम उसको रखे हुए हैं। और हमारा टीचर अपने आप में अलग होगा, हम जिसको भी रखेंगे। एक तो पहला प्रयास मेरा यही रहेगा कि हम और बिट्टू झा सर ही बीपीएससी बैच में अधिक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाएं, और कुछ जो बेहतरीन टीचर हम लाने जा रहे हैं उस टीचर का संबंध पटना में किसी भी संस्थान से कभी रहा ही नहीं है। उस प्रकार के टीचर को हम लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग कुछ कुछ बोलते रहता है, देखिए मजाक उड़ाता है लोग, ठीक है, तंज कसता है। जैसे एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जब बुलेट वाली घोषणा किए थे, आप ही लोग हमसे करवाए महाराज, समझ गए। तो सर ये मैं बता दे रहा हूँ, सच में यही है कि मैं ही घोषणा कराया। इसके पीछे रीजन ये था कि जब मैं निट्टू मैम के पास गया था, दिल्ली में उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने थार देने की बात की। तब मैं पटना में आया तो मुझे लगा सर ये गलत नहीं है। कई सारे अभिभावक मेरे पास कल से कॉल कर रहे हैं कि मैं अपने बेटी का वहाँ पे बोल रहा हूँ कि वहीं पढ़ो, संजोग से तुम टॉपर करो और थार लेकर आओ, मुझे घुमा दो। सर ये निगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो बहुत अच्छा चीज है। हाँ, तो आप ही लोग हमसे घोषणा करवाए थे, लेकिन जब ये घोषणा हुआ ना तो सब लोग बोल रहे थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, मतलब अपने पॉपुलैरिटी के लिए जो है ये घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जब दे दिए तो अब क्या बोला जा रहा है? अब तो बोला जा रहा है, अब ब्रांडिंग बोला जा रहा है, अब तो षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि मतलब कुछ और भी जबरदस्त तरीका से बदनाम किया जाए। जैसे रिजल्ट के वक्त जब रिजल्ट आ रहा था, तो रिजल्ट के समय जो है, जब संस्थान का बेहतरीन रिजल्ट हुआ, 300 प्लस रिजल्ट हुआ, तो उस टाइम में भी आप देखे होंगे कि लोग कितने, पूरा पटना का मार्केट एक तरफ, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु एक तरफ, समझिए। तो हर लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन 21 जुलाई 2024 को फंक्शन करके, सक्सेस पार्टी करके उन लोगों का जवाब हम दे दिए। फिर जो बुलेट और थार वाली घोषणा किए थे, वो आपको पिछले कुछ दिन पहले जो है बुलेट और थार दे करके उसका भी जवाब हम दे दिए। तो हम समय को बहुत महत्व देते हैं। समय, कहा जाता है हम लोग की तरफ एक कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान, समझिएगा। तो समय का जहां तक बात है ना, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा ही समय हम हमेशा हमारा रहेगा, लेकिन किसी का भी एक जैसा समय नहीं रहा है। कोई अगर अप गया है तो नीचे भी आया है, समझ गए। सर एक लास्ट प्रश्न होगा सर, रोशन आनंद सर से दरोगा गुरु बनने में और यहाँ से 5-10 विद्यार्थी से कितना भीड़ इकट्ठा करने में और 0 से लेकर ललन टॉप पहुँचने में कितना मेहनत लगा सर, इसको कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता, दिन रात मेहनत किए हैं हम। 2014 में घर छोड़े तो सीधे 2022 में घर गए, और 2022 के बाद अभी 2024 है। 2022 में जब घर गए तो 2022 से लेकर अभी तक में हमको लगता है हम 3 बार घर गए हैं, मात्र 3 से 4 बार घर गए हैं, समझ गए। तो मतलब आखिरकार यहाँ पे रह करके विद्यार्थियों के ऊपर मेहनत करते हैं, और मेहनत का ही नतीजा है कि इतना बेहतरीन सब कुछ हो पा रहा है। और विद्यार्थियों का इसमें जो है विशेष तौर पर छात्रों का बहुत सहयोग रहा है, छात्रों का बहुत प्रेम स्नेह मिला है, जिस वजह से इतना कुछ कर पाए हैं। हर रूप में छात्र जो है समर्थन किए हैं, चाहे पढ़ाई में ही कंधा से कंधा मिलाकर पढ़े हैं तब रिजल्ट हुआ है, या जब भी कठिनाई में हम होते हैं तो हमारे स्टूडेंट जो हमको पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप जो कहिएगा वो कर देंगे। मतलब इस प्रकार का समर्थन, एक जुड़ाव जो है ना, यहाँ तक लाया है। सर पूरा विद्यार्थी जगत में ये जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो सबसे देखिए क्या दरोगा होगी, एसडीएम होगी, क्या होगा? देखिए, शादी का जहाँ तक सवाल है, फिलहाल तो शादी के बारे में कुछ सोचे नहीं है। और
जैसा हमको लगता है कि चीज जो है अपने माँ बाप पे भी छोड़ना चाहिए। जी ठीक है, हम अपने माँ बाप पे छोड़े हुए हैं, जब वो करवा दे या नहीं करवाएं। नहीं करवाए हाँ, सर, क्या कुछ सोचे होंगे कि ये क्वालिटी होना चाहिए लड़की बता रहे में, हैं या ऐसा बता रहे हैं, होना एक मिनट। हमारे पिताजी जो है हाँ, सन्यासी बनना चाह रहे हैं, अब सन्यासी बनना चाह रहे हैं। जी तो हम उनको बोले हैं कि आप तो गृहस्थ जीवन में चलिए गए, अब हम ही सन्यासी बनेंगे, तो उसमें भी राजी है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग इससे भी हैं कि इस बार थार ले लें, तो ये सोच रहे हैं कि बुलेट ले लें। उन लोगों का क्या सुझाव करिएगा, कैसे मेहनत करें? कुछ नहीं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको गाइड किया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक और कोई भी ऑथेंटिक बुक, क्लास नोट या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, रेगुलर वे में लगे रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, होगा रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात बताइए, आप लोगों से भी थोड़ा सा इन लोगों से बात करें। क्या आप चाहते हैं कि रोशन सर काफी हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। चलिए, हल्ला मत कीजिए आप लोग, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए गुरुजी सब, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए गुरुजी सब, हल्ला मत कीजिए। चलिए हो गया, और पढ़िएगा। नहीं, एक पॉइंट और लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास। हाँ, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, एप्लीकेशन पे जाइए, परचेज कर लीजिए। काहे, कहीं गुम होने का है क्या? घर जा रहे हैं कल, काहे दिवाली मनाने? है ना, नहीं करेंगे हम, सब नहीं करेंगे। फिर से घूम के आइए।
क्या बोले? कल चले जाइएगा, मत जाइए। काहे जाइएगा? आपने आइएगा, हमको मन लगेगा, बताइए। दुर्गा पूजा में नहीं गए थे, इसलिए मम्मी जल्दी बुला रही है। मतलब घर का साफ सफाई करना है, तब काम है। क्या काम है? हैं? हाँ, और भोज खाने जा रहे हैं। भोज होता है मरने पर, भोज होता है ना। हाँ, भोजे खाने जा रहे हैं आप। नहीं, ऑनलाइन नहीं करेंगे हम आपका ना। जब होगा तो सबका ना होगा क्या जी? ना, नहीं करेंगे। तब आप जल्दी आइएगा घर से, नहीं करेंगे ऑनलाइन तो। ना ना, ऑनलाइन कर देंगे, आप जल्दी नहीं आइएगा, हमको मन नहीं लगेगा, समझे? इसलिए आप जल्दी आइए।